चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मानसिंह, टोडरमल, बैरम खान या आसफ खान। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मानसिंह। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था। वे सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह था और माताजी का नाम जयवंताबाई था। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे और जो हल्दीघाटी का युद्ध था वो हुआ था 18 जून 1576 में। उन्होंने डायरेक्ट वॉरफेयर के बजाय गोरिल्ला वॉरफेयर को भी अडॉप्ट किया था। अरावली हिल्स के टेरेन का यूज करके उन्होंने मुगल सप्लाई लाइंस और ट्रूप को कंटिन्यूसली चैलेंज किया था। यह एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी है जो बाद में शिवाजी महाराज ने भी यूज की थी। दोस्तों, 1582 में बैटल ऑफ देवार हुआ था, जिसे हिस्टोरियंस मेवाड़ का मैराथन भी बोलते हैं। यहाँ महाराणा प्रताप ने डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की थी और मेवाड़ की टेरिटरीज को मुगल से वापस लिया था। 1597 में महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मंदलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ रिकवर कर लिया था और अपनी कैपिटल छावन में स्टैब्लिश की थी। और क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, मुगल आर्मी की तरफ से जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी उसमें महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में मानसिंह आए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सीएमएस, एईडब्ल्यूए, सीबीडी या रामसार। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सीएमएस अर्थात कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। दोस्तों, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हर साल आज ही के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और अक्टूबर। यह दिन साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है और आज क्योंकि सेकेंड सैटरडे है मई का, इसलिए यह इस साल 9 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है और अगली बार वह 10 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। यह बाई एनुअल फॉर्मेट माइग्रेशन साइकिल्स को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के माइग्रेशन टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं। यह कैंपेन 2006 में जॉइंटली लॉन्च किया गया था सीएमएस और एईडब्ल्यूए के द्वारा। सीएमएस का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसे हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। यह एक यूएन ट्रीटी है। एईडब्ल्यूए के बारे में बात करें तो इसे स्पेसिफिकली अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के कंजर्वेशन फोकस करती है और इसी नाम से यह जाना जाता है। 2026 का जो थीम है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का, वो है इंसेक्ट्स एंड बर्ड शेयर्ड फ्यूचर। फ्रेंड्स, इंसेक्ट पॉपुलेशन जो है ग्लोबली डिक्लाइन हो रही है। किस कारण से? पेस्टिसाइड पॉपुलेशन पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से। और बर्ड्स के लिए इंसेक्ट मेजर फूड सोर्स होते हैं, तो अगर इंसेक्ट्स कम होते हैं तो माइग्रेटरी बर्ड्स का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें फ्रेंड्स, तो इंडियन सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर लोकेटेड है, मतलब यह जो भारत है अपना, वह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर लोकेटेड है। यह यूरेशिया और आर्टिक और इंडियन ओशन तक का माइग्रेशन रूट है। यह दुनिया का मेजर फ्लाईवे में से एक है। दुनिया का सबसे फ्लाईवे फेमस एग्जाम्पल है आर्टिक टर्न। जो यह बर्ड है यह 70,000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फ्रेंड्स, भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो मेजर और बड़ा एक माइग्रेटरी बर्ड है वो है अमूर फाल्कॉन। यह साइबेरिया से सदर्न अफ्रीका माइग्रेट करता है और नागालैंड में स्टॉप ओवर लेता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर किस उपग्रह पर स्थापित हुआ है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कार्टोसैट, पाथफाइंडर, रीसेट या इनसेट। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पाथफाइंडर। दोस्तों, भारत का पाथफाइंडर मिशन स्पेस में एआई के थ्रू डाटा प्रोसेस भी करता है। मई 2026 में अनाउंस हुआ है कि भारत अपना पहला एआई पावर्ड ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसका नाम है पाथफाइंडर और यह अप्रोक्सीमेटली 200 किलोग्राम का डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट होगा और लॉन्च टारगेट रखा गया है 2026 के चौथे क्वार्टर में। फ्रेंड्स, टेरिस्मी सैटेलाइट जो है डाटा कैप्चर करते हैं
फिर ग्राउंड स्टेशन पर भेजते हैं और फिर एनालिसिस होता है। लेकिन पाथफाइंडर स्पेस में ही डाटा प्रोसेस करेगा। इससे लेटेंसी ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगी और इनसाइट्स भी फास्टर मिलेंगी। इस मिशन को डेवलप कर रहा है प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी पिक्सेल, जबकि एआई का बैकबोन करेगा प्रोवाइड सर्वम एआई। सैटेलाइट में फ्रेंड्स यूज होगा डाटा सेंटर क्लास जीपीयूज। अब जीपीयू क्या है फ्रेंड्स? यह पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट होते हैं और एआई वर्कलोड एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किस स्थान पर स्थित है? मोती पालन आपके ऑप्शन है फ्रेंड, रांची, धनबाद, हजारीबाग या बोकारो। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड हजारीबाग। दोस्तों, भारत का पहला जो पर्ल फार्मिंग अर्थात मोती पालन का जो क्लस्टर है वह झारखंड के हजारीबाग में स्थित है। ऑफिशियली अगस्त 2024 को हजारीबाग को भारत का पहला पर्ल फार्मिंग क्लस्टर नोटिफाई किया गया था। याद रखिएगा। यह डेवलपमेंट हुआ था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। ये आप याद रख लीजिए योजना का नाम। इसका इन्वेस्टमेंट था 22 करोड़ रुपए का। यह सेंट्रल और झारखंड गवर्नमेंट का जॉइंट इनिशिएटिव था और इसकी शुरुआत 2019-20 के पायलट प्रोजेक्ट से हुई थी। फ्रेंड, हजारीबाग में प्योरिटी एग्रोटेक ट्रेनिंग सेंटर रांची एस्टेब्लिश हुई है, जहां 132 से अधिक फार्मर्स को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, हिमालय, रॉकीज, एल्प्स या एंडीज। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स एंडीज। दोस्तों, एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, अर्थात महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला। यह वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चीन और अर्जेंटीना तक जाती है। अप्रैल से मई 2026 में साइंटिस्ट ने एंडीज के क्लाउड फॉरेस्ट में एक नया जायंट ट्री जीनस डिस्कवर किया है, जिसका नाम रखा गया है दातुरोडेंड्रॉन। फ्रेंड्स, इसी कारण से हम इस क्वेश्चन को अभी पढ़ रहे हैं। ये आप नाम याद कर लीजिएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, दातुरोडेंड्रॉन। देखिए, यह ट्री अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर हाइट तक ग्रो करता है और यह सोलानिक्यो फैमिली से बिलोंग करता है। अब सोलानिक्यो फैमिली में कौन कौन से और आते हैं जो पेड़ आते हैं? पेड़ नहीं फ्रेंड्स, पौधे कहेंगे या छोटे से पौधे कहेंगे। वो आते हैं टमाटो और पोटैटोस। सोचिए, इस फैमिली का होके जहाँ बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं या फिर जमीन के अंदर होते हैं, वहां पे इतना बड़ा ट्री ग्रो होना बहुत बड़ी बात है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी TTAADC कार्यकारी समिति का नेतृत्व करेगा? कौन? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, राज्यपाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष या स्पीकर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फ्रेंड्स, अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में रूयल देवबर्मन को त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अर्थात TTAADC, मैं फिर से नाम रिपीट करता हूं, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTAADC का CEM अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट किया गया है। मतलब यही TTAADC को एक तरह से हेड करेंगे। फ्रेंड्स, अब इनके बारे में जानते हैं और TTAADC के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे यह एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल होने वाला है और आगे आपके काम ही आएगा। फ्रेंड्स, रूलियर देव बर्मन जो है वह उन्होंने पूर्ण चंद्र जंतिया को रिप्लेस किया है 9th TTAADC इलेक्शन के बाद। यह इलेक्शन पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिपुरा मोहता पार्टी ने मेजर विक्ट्री हासिल की थी। त्रिपुरा मोहता पार्टी का एजेंडा ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंड राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट से क्लोजली लिंक्ड है। देखिए, TTAADC जो है यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंडर फंक्शन करता है। 6th शेड्यूल एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है जो ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। मतलब यह मेनली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम अप्लाई होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, क्या? वो है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डिफरेंस यूपीएससी फेवरेट टॉपिक है। मतलब 5th शेड्यूल क्या है? तो 5th शेड्यूल ट्राइबल वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है,
और सिक्स शेड्यूल क्या है? तो सिक्स शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर भी देता है। मतलब यह मिनी सेल्फ गवर्नेंस मॉडल की तरह फंक्शन करता है। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, TTAADC स्पेसिफिकली त्रिपुरा के ट्राइबल मेजोरिटी एरियाज को एडमिनिस्टर करता है। काउंसिल काउंसिल में फ्रेंड्स 30 मेंबर तक होते हैं, जिसमें से 28 सिलेक्टेड होते हैं और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी CEM इसका एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो कि हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, यूएल देव बर्मन। अगर स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर से कंपेयर करें तो काउंसिल लेवल पर CEM सिमिलर लीडरशिप रोल प्ले करता है। अब देखिए इनकी पावर्स कितनी सिग्निफिकेंट है। काउंसिल जो होता है वह लैंड मैनेजमेंट हैंडल करता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज रेगुलेट करता है, कस्टमरी लॉस को प्रिजर्व करता है और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेज करता है। लोकल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए अथॉरिटी भी काउंसिल के पास होती है। यह ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। यूपीएससी की कहा जाए तो फेवरेट टॉपिक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जरूरत पड़े तो मेरी वीडियो फिर से रिवर्स करके एक बार और पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संस्था ने मुंबई 2000 किस संस्था ने मई 2026 में अनुसंधान प्रकटीकरण मापदंड पेश किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ICAR, CSIR, DRDO या ANRF। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ANRF अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च रेवोल्यूशन रिसर्च फाउंडेशन। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च रेवोल्यूशन के एरा में एक बहुत बड़ा चैलेंज इमर्ज हो रहा है, फेक रिसर्च और मैनिपुलेटेड साइंटिफिक पब्लिकेशंस का। इसी बैकग्राउंड में हाल ही में मई 4 2026 को ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने नए डिस्क्लोजर नॉर्म्स तैयार किए हैं। एक बार फिर से नाम मैं आपको पढ़ देता हूँ। ANRF का फुल फॉर्म क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ANRF अगस्त 2023 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। और किसके अंडर? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के अंतर्गत। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। यह बेसिकली साइंटिफिक इनोवेशन और रिसर्च फंडिंग को स्ट्रेंथन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में चिली में किस दूरबीन ने पहली रोशनी हासिल की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पोएट टेलीस्कोप, VLT टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप या केपलर टेलीस्कोप। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स POET टेलीस्कोप। दोस्तों, जब भी हम स्पेस साइंस की बात करते हैं यूजली हम स्टार्स और प्लैनेट्स इमेजिन करते हैं, लेकिन एक हिडन चैलेंज होता है। स्टार्स खुद इतने एक्टिव होते हैं कि उनके जो सिग्नल्स होते हैं वो एक्सोप्लैनेट्स को हाइड कर देते हैं। इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए अप्रैल 2026 में POET टेलीस्कोप ने फर्स्ट लाइट अचीव किया है ESO पैनोरल ऑब्जर्वेटरी चील में। फ्रेंड्स, POET का फुल फॉर्म है पोलैरोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। यह सोलर ऑब्जर्वेशन सिस्टम टाइप का टेलीस्कोप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नेपाल में अध्यादेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या न्यायपालिका। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स राष्ट्रपति। दोस्तों, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑर्डिनेंस फॉर्मुलेट किया है, जिसके बाद वहां पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट काफी इंटेंस हो गई है। ऑर्डिनेंस बेसिकली टेम्पररी लॉ होता है जो एग्जीक्यूटिव तक इशू करता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114 के अंडर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शक्ति को कौन सा कानून नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, न्यायाधीश अधिनियम, न्यायालय अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट अधिनियम या न्याय संहिता। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट अधिनियम। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि हाल ही में मई 2026 में यूनियन कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाने का अप्रूवल दे दिया है।
पहले सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस को छोड़कर स्ट्रेंथ होती थी वह 33 जजेस की होती थी। अब इसको बढ़ाकर 37 करने का अप्रूवल हुआ है। मतलब टोटल सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वह 38 हो जाएगी, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 में अमेंडमेंट करना पड़ता है। जुडिशरी की सैंक्शन स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के लॉ से डिसाइड होती है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 124 में दिया गया है। कोर्ट ऑफिशियली 26 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था। इनिशियली सिर्फ 8 जजेस इसमें हुआ करते थे। इसके बाद 1956, 1960, 1977, 1986, 2008 और 2019 में अमेंडमेंट हुए थे। लास्ट रिवीजन 2019 में हुआ था, जब जजेस की स्ट्रेंथ 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी, और अब इसको फिर से 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रपोजल रखा गया है, जो कि चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से संबंधित है। आपके ऑप्शंस थे फ्रेंड, नई लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, गेज कन्वर्जन या इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मल्टी ट्रैकिंग। दोस्तों हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 23,437 करोड़ का 3 मैसिव रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। यह प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 901 किलोमीटर एडिशनल रेलवे नेटवर्क कैपेसिटी क्रिएट करेंगे। यह कवर करेंगे 19 डिस्ट्रिक्ट और 6 स्टेट्स को, और स्प्रेड होंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। फ्रेंड्स यह प्रोजेक्ट कहां से कहां तक होंगे? तो पहला प्रोजेक्ट होगा नागदा से मथुरा, दूसरा होगा गुंटाकुल से वाड़ी, और तीसरा होगा बुरहाल से सीतापुर रेलवे कॉरिडोर। फ्रेंड्स मल्टी ट्रैकिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग रेलवे कॉरिडोर पर एडिशनल थर्ड या फोर्थ लेन ऐड करना। नॉर्मली सिंगल या डबल लाइन रूट्स सैचुरेट हो जाते हैं, तब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ट्रेन डिले होती हैं और लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ में जो सामान की आवाजाही है वो भी बहुत स्लो हो जाती है, और अगर एक्स्ट्रा ट्रैक्स ऐड किए जाते हैं तो मूवमेंट फास्ट हो जाती है, क्योंकि स्लो ट्रेन्स और फ्रेट ट्रेन्स को अलग अलग चलाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, ग्रेट डाइक नामक भूवैज्ञानिक संरचना किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जाम्बिया या बोट्सवाना। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।